हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह प्रैक्टिस सेट एक्चुअली में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा क्लास 10 का जो एनुअल एग्जाम है 2023 का, उसी का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि चूंकि आपका एग्जाम भी क्लास 10th लेवल का ही है और 10 क्लास से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अगर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम के लिए भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा और एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कीजिएगा, खुद भी बनाइएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज। तो 5005 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा। सबसे पहले काटेंगे 5 से, तो आ जाएगा हमारा ये 1001, फिर काट देंगे, अब 7 से कटेगा तो आ गया ये 143, फिर इसको काट देंगे 11 से 13 टाइम्स। कितना आ गया 5 × 7 × 11 × 13। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे पास कि यदि विभाजन एल्गोरिथ्म A = BQ + R में A 72 है तो A को लिख लीजिए 72 प्लस प्लस नहीं बराबर BQ, तो B को B लिख दीजिए, Q यानी 8 है तो लिखेंगे B × 8 प्लस R कितना है 0 है तो 0 हो गया। इट मीन्स कितना हो गया 72 = 8B, तो B = 72/8, इट मीन्स 9। तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3 9। अगला प्रश्न है कि 3√2 3√2 एक खाली स्थान संख्या है। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। √2 अपरिमेय है क्योंकि 2 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं आता है, और 3 परिमेय है लेकिन परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका जो हर है 50 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 25 एंड 5 × 5 यानी कि 2 × 5² यानी कि 2n 5n के रूप का है। तो जिसका हर 2n 5n के रूप का रहता है, मतलब कि 2 के घात और 5 के घात में रहता है, तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि y = px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। यहाँ देख लीजिए फिगर बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस को यह लाइन जितना बार क्रॉस करेगा उतना ही हो जाएगा शून्यकों की संख्या। तो 1 और 1 2 यानी शून्यकों की संख्या बराबर 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बहुपद x² - 15 का शून्यक क्या है। तो x² - 15 को लिख लेते हैं, x² - 15 को लिख लिए x² -√15 का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाता है, संख्या उतना ही रहता है, आपको मालूम होगा। अब हमको ये मिल गया a² - b² के रूप में। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो हमारा यहाँ हो जाएगा x + √15 × x - √15। ठीक है, तो अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर x + √15 = 0 हो जाएगा तो x = हो जाएगा -√15, और x - √15 = 0 हो जाएगा तो x हो जाएगा +√15, यानी -√15 और +√15। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हमारे पास कि यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हैं तो a + b का मान क्या हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, a है यहाँ पर 1, b है -2 और c है -8। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो -b/a करना है, b ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो गया, और a 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 = 2 आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे पास कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख
प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 1, 2 में 2, 3 में 3 एंड 4 में दिया हुआ है अनगिनत। सही उत्तर हो जाएगा 1। रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अनंत हल क्या होगा। तो अनंत हल का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 का हल क्या है। तो समीकरण पहला हमारे पास है 2x प्लस y इक्वल टू 5, दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पद को बराबर करेंगे, y वाले को बराबर कर लेंगे मध्य पद को। तो पहला गुने कर लेंगे 2 और दूसरा गुने कर लेंगे 1, करके क्या करेंगे घटाएंगे। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, 2 से यहाँ करेंगे तो 2y और ये हो जाएगा 2 गुने 5 करेंगे तो 10। और ये इतना हो गया, इसमें 1 से गुना करना है तो ये 3x रहेगा, ये 2y रहेगा, ये 8 रहेगा। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 4x से 3x जाएगा, x बचेगा, 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि x इक्वल टू 2 आ गया। अब x के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है 2x, तो 2 गुने 2 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर 5, 2 गुने 4, 2 4 होगा, 4 इधर गया तो माइनस, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। तो सही उत्तर हो गया 2 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हमारे पास कि समीकरण निकाय 4x प्लस py प्लस 8 और 2x प्लस 2y प्लस 2 के अद्वितीय हल क्या होगा। अद्वितीय हल के लिए होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो a1 हमारे पास 4 है, 4 लिख लिए, और a2 2 है तो 4/2 लिख लिए। अब b1 हमारे पास p है और b2 2 है, तो नीचे तो बराबर है, तो यानी कि ये जो है यहाँ पर p इक्वल टू 4 नहीं आना चाहिए था। क्या नहीं, कंडीशन क्या है, बराबर नहीं, तो बराबर नहीं यानी कि p इक्वल टू नहीं 4। यदि ये बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि अद्वितीय हल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो जो पहला है उसको देख लेते हैं, क्या है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b के फॉर्मूला पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने x गुने 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x, 1 का स्क्वायर 1, और 2 से x में करे तो इधर भी 2x, 2 से -3 में करे तो -6, 2x से 2x कट गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 इधर आ गया तो हो गया प्लस 6 बराबर 0। तो आ गया अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। सबसे बड़ा घात क्या है 2 है और एक से ज्यादा पद है, बहुपद है, तो यानी कि समीकरण हो गया पहला द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होता है। तो विविक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास यहाँ -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे, -4ac, 4 गुने ए कितना है 2 है तो यहाँ पर करेंगे 4 गुने 2, सी कितना है 6 है तो यहाँ पर करेंगे गुने 6, -7 का स्क्वायर 49, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। 4 दूनी 8, 8 छक 48, तो 49 से 48 जाएगा, 1 बचेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न हमारे पास यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या हो जाएगा। तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी हमारे पास -p है तो यहाँ लिखेंगे -p का स्क्वायर -4ac, तो 4 गुने a 1 है और c 4 है तो 4 गुने 1 गुने 4 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा p का -p का स्क्वायर भी करेंगे तो p स्क्वायर ही होता है, प्लस ही होता है, और 4 गुने 1 गुने 4 करेंगे तो आ जाएगा 16। तो p स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। फिर ये आ जाएगा हमारा p स्क्वायर, 16 को इधर लेके आएंगे तो इसलिए p बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट चढ़ेगा तो प्लस -4 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल +4 भी होता है, -4 भी, -4 का भी वर्ग करेंगे तो 16 आएगा और 4 का भी करेंगे तो 16 आता है। तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर +-4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात क्या होगा। सबसे बड़ा घात क्या है 2 है तो यानी कि घात हो गया समीकरण का 2, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि AP 0.6
1.7, 2.8 और 3.9 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर यानी डी, पद घटा दीजिए 1.7 से 0.6 को कितना आ जाएगा 1.1, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। तो यहाँ पर ए बराबर हम मिला हुआ है 10, डी है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 और 30वां पद है तो एन बराबर हो गया 30। अब है कि 30वां पद पूछ रहा है तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 10, एन है 30 में से 1 -1 करेंगे और डी है -3। तो 10 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुने -3, तो ये आ गया 10 और 29 दिया 78, तो -78, 10 से 78 जाएगा -78 बचेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कि 2, 7, 12 का 10 पदों का योग क्या हो जाएगा। तो हमारे पास मिला हुआ है ए बराबर 2 और डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5 और एन बराबर है 10। इसका योग निकालना है तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई 2, एन कितना है 10/2, 2a तो 2 गुने 2 प्लस एन माइनस 1, एन 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10/2 5 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9 बचे 45। तो फिर ये आ जाएगा 5 गुने 4 और 45 कितना हो जाएगा 49, 49 गुने 5 करेंगे तो 245। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 245। अगला प्रश्न है कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो देखिए वर्ग जो भी होते हैं दिखने में, समरूप का मतलब क्या होता है जो दिखने में एक जैसा हो, और सर्वांगसम का मतलब होता है जो दिखने में और साइज में, आकार में, मतलब हर तरह से बराबर हो तो सर्वांगसम होता है। तो सभी वर्ग तो सर्वांगसम तो नहीं हो सकते हैं, कोई वर्ग छोटा हो सकता है, कोई वर्ग इतना बड़ा हो सकता है, देख के बता तो देगा आदमी के दोनों वर्ग है। जैसे दुनिया की किसी भी गाय को देख कर आदमी बोल सकता है कि गाय है, बट गाय भी छोटी और बड़ी हो सकती है, तो सर्वांगसम नहीं हो सकती सारी गाय, सारी गाय समरूप हो सकती है। ऐसे ही सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं बट सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समरूप। सही वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि त्रिभुज एबीसी में डी एवं ई क्रमशः एबी और एसी पर 2 बिंदु हैं। अब एक त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और कह रहा है कि एक और लाइन है, ये डी है, ये सी है। अब ये चूंकि पैरेलल हो गया तो चूंकि डी ई जो है वो बी सी का पैरेलल है, तो कंडीशन हो जाता है कि ए डी बाई डी बी बराबर, ये ई है, ए ई बाई ई सी। तो अब कह क्या रहा है कि ए डी बटे डी बी 2/3 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2/3, और ए ई का मान निकालना है, दिया हुआ है 1.6 है, ई सी निकालना है तो इसी को इसी लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लेशन कर देंगे, हो जाएगा 2 इंटू ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1.6। सो ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1.6 बाई 2, 2 से काट देंगे, ये 0.8 टाइम कटेगा, 3 इंटू 0.8 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2.4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 21 कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ और बीसीईएफ का अनुपात 3:5 है, तो एरिया ऑफ एबीसी एंड अनुपात एरिया ऑफ डीईएफ क्या हो जाएगा। तो ये नियम होता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इनका वर्ग कितना हो जाएगा 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो आंसर हो जाएगा 9 और 25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं P00 और -3 -4 के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1, x2 कितना है -3 है, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -4 और -0 का होल स्क्वायर। तो जब -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है
और -4 का स्क्वायर करते हैं, 0 घटाने से कुछ होता नहीं है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 16 25 हो जाता है, 25 का वर्गमूल 5 आता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 इकाई। अगला प्रश्न हमारे पास कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P00 एंड, ये हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्यबिंदु क्या है। मध्यबिंदु का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 1 है, x2 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3/2 और 2 प्लस 4/2। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाता है, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4/2 और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6/2। 2 से ये कट गया 2 टाइम, 2 से ये कट गया 3 टाइम, तो कितना आ गया 2 और 3। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3। अगला प्रश्न हमारे पास कि A00 B40 और C01 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दूरी सूत्र से निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 होता है यहाँ पे, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 करेंगे और x1 हमारा 0 है, y2 यहाँ पर y2 भी 0 है तो लिखेंगे 0 और y3 1 है तो लिखेंगे -1 प्लस x2 कितना है, x2 हमारे पास 4 है तो लिखेंगे 4 और y3 कितना है, y3 1 है तो लिख लेंगे 1 माइनस y1 क्या है, y1 0 है, देख लीजिए यहाँ पर y1 कितना है 0 है, ये हो गया y1 y2 और y3 और ये आपको पता ही x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और x3 हो जाएगा। तो अभी लिखना क्या था y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 1 है और y1 कितना है 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना है देख लीजिए, x3 कितना है 0 है तो यहाँ लिख लेंगे 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 है 0 और y2 भी है 0 तो 0 में से 0, वैसे भी मल्टीप्लाई में 0 हो गया तो उसका मान 0 ही आने वाला था, तो इसका भी मान 0 हो गया, इस और इसका भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा 1/2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, तो 1/2 और ये हो गया 4 इंटू 1 तो आ जाएगा 1/2 इंटू 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, सही उत्तर आ गया 2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3, 2। अगला प्रश्न हमारे पास, यदि cos a बराबर 3/5 तो cosec a कितना हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ a लिख लेते हैं, ये b है, ये c है, यहाँ समकोण है। cos a जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, 3/5 है तो आधार 3 हो जाएगा और कर्ण AC 5 हो जाएगा। अब BC निकालना है तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट में बनाते हैं, उतना अभी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा लीजिए। 5 का स्क्वायर आपका 25 और 3 का 9, तो 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, इट मीन्स 4, तो ये 4 आ गया। निकालना क्या था cos का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है, साइन का लंब बटे कर्ण, cos का कर्ण बटे लंब, यानी कि 4/5, तो सही 5/4 सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 cosec a यहाँ पर हो जाएगा AC बटे BC, इट मीन्स 5/4। अगला प्रश्न हमारे पास कि यदि 2 tan a इक्वल टू 30, 2 tan a इक्वल टू √3 तो a का मान क्या है, 2 sin a इक्वल टू √3, 2 sin a इक्वल टू √3 तो लिखेंगे sin a इक्वल टू हो जाएगा √3/2, इट मीन्स sin a इक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा a बराबर 60 डिग्री, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 27 है हमारे पास कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर है, तो cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a होता है, जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा, याद भी होगा।
साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। जो पहले का वीडियो है प्रैक्टिस किसी मॉडल सेट में या प्रैक्टिस सेट में मैंने ये पूरा फॉर्मूला वगैरह बताया था। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री करके एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं सारे फॉर्मूला। और अब अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? चलिए देखते, एक मीनार बना लेते हैं। ये हो गया मीनार, ठीक है। ए है, बी है, सी है। बी सी मान लिया कि मीनार है, ठीक। अब 15 मीटर की दूरी पर है, तो ये हो गया 15 मीटर। जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो लंब और आधार है, तो tan का यूज करते हैं। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो मतलब कि BC बटे AB। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और BC कितना है? BC H मान लिए हैं, AB 15 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, H बराबर 15√3 आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हमारे पास कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो सकती है, सिर्फ 1। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एक से ज्यादा स्पर्श रेखा एक बिंदु पर नहीं खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि एंगल OPA = 35 डिग्री है तो एंगल AOP का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये है 35। अब देखिए, चूंकि ये स्पर्श रेखा है, AP क्या है? AP जो है वो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होते हैं, तो इसका मतलब है कि यहां जो है 90 डिग्री का कोण बन गया। तो त्रिभुज OPA में एंगल A प्लस ये जो एंगल A है, एंगल OPA प्लस एंगल AOP बराबर, तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए था? 180 डिग्री। तो A तो 90 डिग्री का हो गया, OPA जो है वो 35 डिग्री है, प्लस AOP बराबर 180 डिग्री। तो 90 और 35 जोड़ेंगे, 90 और 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125 प्लस एंगल AOP बराबर 180 डिग्री। तो AOP बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125 मतलब कि 55 डिग्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 55 डिग्री। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो POA बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं। ये इसका केंद्र हो गया। यहाँ बाहर एक बिंदु P है, ये O हो गया, ये P है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा, सॉरी, तो हमने यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ किया है और बाहर एक बिंदु P है, उससे P और PB दो स्पर्श रेखाएं भी बनी हुई हैं। और ये जो एंगल है ये पूरा 80 डिग्री में है, तो ये दोनों हो जाएंगे आधा आधा, ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। और त्रिभुज का जो स्पर्श वृत्त का जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर लंब होती है स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज OAP में तो क्या क्या है? एंगल A प्लस एंगल OPA प्लस निकालना कौन सा है? निकालना है एंगल POA प्लस एंगल POA बराबर 180 डिग्री। A तो हो जाएगा 90 डिग्री, OPA 40 डिग्री हो गया, निकालना है POA, उसको वैसे ही लिख देते हैं। 90 40 को जोड़ेंगे 130 आ गया, प्लस POA बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल POA बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 150 डिग्री।
अगला प्रश्न हमारे पास कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में टिक मार दीजिए। तो अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35 की 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो नियम क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 120 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्या है 42, तो 42 गुने 42। 120 से 360 कट गया 3 टाइम, 7 से 42 6 टाइम और 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो हो गया हमारे पास 22 गुने 2 गुने 42। और 22 गुने 2 गुने 42 करने पर आता है 1848। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1848, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हमारे पास कि घनाभ के कोरों की लंबाई 3, 4 एवं 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो क्या क्या दिया हुआ है कि घनाभ का लंबाई 3, 4 एवं 12, तीनों का स्क्वायर कर दीजिए। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का 16, 12 का 144। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 16 9 25 और 144 169 आ जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, 1 + 2 + 3/3। 1 और 2 3 और 3 6, तो 6/3 मतलब कि 2, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हमारे पास कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण, आयतचित्र, दंडलेख या बारंबारता बहुभुज। तो सही उत्तर हो जाएगा तोरण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। पासा में कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, और सम संख्या कितना होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है और 6 होता है, मतलब 3, यानी कि कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/6 यानी कि 1/2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0.8, 2.5, 80% एंड 5/6। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यह 1 से ज़्यादा है और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आपको ब्लू टिक वाला आंसर नहीं देखना है, वो किसी बच्चे का कॉपी था। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।